बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। डियर एस्पिरेंट्स, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने स्पेसिफिक रिफेक्ट कंप्लीट कर लिया और होप के ये आपके लिए, चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अच्छा वकील बनना चाह रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी में ये जो नॉलेज है ये बहुत अच्छा रोल जो है वो प्ले करेगा। आज हम लोग जो हैं क्यूरीज एंड आंसर्स वाले सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने 5 लेक्चर्स के दौरान यूट्यूब पे थ्रू कमेंट जो क्वेश्चंस पूछे, वो मैं आपकी क्यूरीज को शेयर करूंगा और मैं उनका आंसर भी करूंगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसको जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं जो है आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने लेक्चर्स को मुझे अप्रिशिएट किया। मेरे लिए दैट इज लाइक एन ऑक्सीजन। मेरे लिए वो अप्रिसिएशन, आई फील माई सेल्फ यंग व्हेन समवन अप्रिशिएट मी, एंड थैंक यू सो मच। और उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने उस एक एक लेक्चर को आगे लोगों तक एज ए सदका जारिया शेयर किया। उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स किए, मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे मजबूर किया कि सर आप हमें और सर्व करें, हमारे साथ और नॉलेज शेयर करें। कांग्रेचुलेशन आप सब लोगों को कि आपने एक टफ सब्जेक्ट को जो है वो कंप्लीट कर लिया। और थैंक यू सो मच माय एडमिन टीम। इतना हार्ड वर्क किया उन लोगों ने और वो इतना आपको सर्व कर रहे हैं, यकीन जानिए ये बहुत बड़ी बात है कि अपना फ्यूचर रिस्क पे लगा के, अपनी स्टडी छोड़ के आप लोगों को सर्व करना, ये मैं अकेला नहीं कर सकता था। ये मेरी पूरी एक एडमिन टीम है। कोई लेक्चर तैयार कर रहा है, कोई अपलोड कर रहा है, कोई उसको शेयर कर रहा है, कोई मुझे क्यूरीज फॉरवर्ड कर रहा है। और आई स्पेशली थैंक टू मैम सुंदर सफूरा सुंदर कि उसने बहुत मेहनत की आप लोगों को। मैडम सफ़िया, थैंक यू सो मच। और भी मेरे बहुत सारे एडमन्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की आप लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए, और वो आगे भी कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग उन लोगों को अप्रिशिएट किया करें। थैंक यू सो मच। और कांग्रेचुलेशन। हमने आप लोगों से पूछा था कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, टॉप प्रायोरिटी के ऊपर आप लोगों ने स्पेसिफिकली इफेक्ट बताया था, वो हम लोग जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद जो है आपका जो सेकंड नंबर पे जो आपकी रिक्वेस्ट थी वो अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थी, तो बी रेडी। बहुत जल्द मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपके साथ स्टडी प्लान शेयर करने जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह जैसे हमने स्पेसिफिक लीफ एक्ट को विद स्टडी प्लान किया है, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी विद स्टडी प्लान करेंगे और इंशाल्लाह उसको जल्द अज जल्द जो है वो हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर कंप्लीट करेंगे। और अब हम शुरू करते हैं। जो आप लोगों ने क्यूरीज पूछी और मैं उनका जवाब दूंगा। मैं हर लेक्चर के बाद, मैंने 2 दिन का टाइम रखा था कि मैं आपकी क्यूरीज का जवाब दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर लेक्चर के नीचे सिर्फ 1 या 2 लोगों ने क्यूरीज पूछी, या तो सबको समझ आ गई या बहुत सारों ने उसको इग्नोर किया। एनी हाउ, तो अब वो थोड़ी सी क्यूरीज बनती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक ही लेक्चर में उन सबको कवर कर लूँगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जी सुमेरा एडवोकेट हैं और इन्होंने मुझसे क्यूरी पूछी है और वो ये कहती हैं, सर what is purpose of illustration given here in SRA, how to understand and prepare illustration in an appropriate manner, is it important according to examination point of view।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चों, जो एक इलस्ट्रेशन होती है उसको कभी इग्नोर नहीं करना। जो इलस्ट्रेशन होती है उसको पढ़ना समझना जितना मुश्किल लग रहा होता है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। और वो बेसिकली वो जो सेक्शन होता है वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए होती है। और आपको पता है कि हमने सारे लॉज कंसेप्चुअली पढ़ने हैं, ठीक है। तो एक तो इलस्ट्रेशन का जो पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि उस इलस्ट्रेशन को जो है उससे वो सेक्शन की स्कीम, उसका ऑब्जेक्टिव जो है या उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो होती है। अब उसके बाद जो आपने कहा हाउ टू अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयर इलस्ट्रेशंस, आई थिंक अगर आपने मेरे पांचों लेक्चर ले लिए हैं और जिस तरह मैंने इलस्ट्रेशंस को अपने अल्फाज में लिखा है तो उसको समझना और उसको तैयार करना आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। आपने लफ्ज़ बाय लफ्ज़ नहीं लिखना, आपने झटके तरीके से जो समझ आया इलस्ट्रेशन का उसका क्रक्स लिख के आना है पेपर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इलस्ट्रेशन स्पेसिफिकली इफेक्ट नहीं, कोई भी लॉ उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीपीसी के इलस्ट्रेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको पेपर में जो प्रोपोजिशन आएगी ना वो मोस्टली जो इलस्ट्रेशन होगी उसी की तो वो प्रोपोजिशन बनाएगा। वो आपको सेक्शन बता दे और आप इलस्ट्रेशन पढ़ लो, और अगर वो इलस्ट्रेशन के जरिए वो सेक्शन पूछना चाहे, यानी एक तो ये है ना कि वो कहे इस सेक्शन को एक्सप्लेन करो, तो आप वो इलस्ट्रेशन का हवाला दे के उसको एक्सप्लेन कर दो। लेकिन अगर वो इलस्ट्रेशन दे के कहे, प्रोपोजिशन बना के इसको हल करे, तो फिर उस सेक्शन का रेफरेंस दे के कहना है कि ये बात का जवाब जो है वो ये है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोपोजिशनल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको जो है, और एक और बात, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ जाए ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, तो यकीन जाने जो बंदा इलस्ट्रेशंस के साथ लिखेगा ना उसको, तो उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, उसका पेपर जो है वो दूसरों की निस्बत डिस्टिंग्विश्ड होगा। तो होप कि आपको ये जो पहली क्यूरी है इसकी जो है वो समझ आ गई है। अब हम दूसरी क्यूरी की तरफ चलते हैं। ये जी उस्मान अवान साहब हैं और ये कहते हैं कि सर मुझे कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट की जो है वो समझ नहीं आई। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट क्या है? कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट जो है वो ये है कि हो कि आपको ट्रस्ट का जो है वो ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट आपका है और आपको इस चीज़ का भी इल्म है कि एक ट्रस्ट में 3 प्लेयर्स होती हैं। एक ऑथर होता है जो उसको क्रिएट करता है, जैसे कि इमरान खान है, और एक इमरान खान ने शौकत खानम बनाया है, ठीक है। और एक उसका ट्रस्टी होता है जो उसको चला रहा होता है, मसलन जो इस वक्त उसकी एडमिनशिप को देख रहे हैं वो उसकी शौकत खानम की, वो ट्रस्टी हैं। और एक होते हैं बेनिफिशरी, जो पेशेंट वहाँ आज आ रहे हैं और जो वहाँ से क्योर हो रहे हैं। तो ये 3 लोग होते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट जो है ना वो ये है, कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट इस तरह से है कि वो ट्रस्ट बनाया नहीं गया था, लेकिन वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ या वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है वो ट्रस्ट कहलाना शुरू हो गया। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने ट्रस्ट एक्ट खोला है, मेरे सामने है ये ट्रस्ट एक्ट 1882, और इसकी मैंने अभी एक एग्जांपल जो है वो देखी है। इसमें वो क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि उसने अपनी तरफ से गिफ्ट किया है। क्या किया है? गिफ्ट किया है। ए मेक्स अ गिफ्ट ऑफ 1 लाख रुपीज टू बी, रिजर्विंग टू हिमसेल्फ विद बीज एसेंट पावर टू रिवोक एट प्लेयर द गिफ्ट एज टू ₹10,000। वो कह रहा है कि ए ने गिफ्ट किया है किसको? 1 लाख रुपया बी को, लेकिन बी की मर्जी के साथ उसने ये तय किया है कि जो 10,000 रुपये है ना वो उसके हद तक मैं किसी वक्त भी वो गिफ्ट वापस ले सकता हूं। तो गिफ्ट तो होता है भाई ऑफर एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। तो वो जब उसमें ये कंडीशन लग गई कि मैं तुमसे वापस ले सकता हूं, तो वो गिफ्ट ना रहा, वो एक ट्रस्ट की डेफिनेशन में आ गया। तो बनाया गिफ्ट था, लेकिन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो क्या बन गया है?
वो ट्रस्ट बन गया है। द गिफ्ट इज वॉइड एज टू ₹10,000 एंड वी होल्ड दैट सम फॉर द बेनिफिट ऑफ द ए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उनके दरमियान क्या हो गया, एक ट्रस्ट क्रिएट हो गया। इसी तरह अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की ये जो डेफिनेशन है, जहाँ पे ये दिया गया है, इसकी डेफिनेशन ट्रस्ट की दी गई है, ये देखें ना, ये ट्रस्ट इंक्लूड एवरी स्पीसीज ऑफ एक्सप्रेस इम्प्लाइड आर कंस्ट्रक्टिव फिड्यूशियरी ऑनरशिप। इसमें आप आए ना जरा, ये नीचे ये जो एग्जांपल्स दी हैं, अगर आप इन एग्जांपल्स को देखें तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि ये कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट क्या है। वो कहता है ए बाय लैंड फ्रॉम बी। अब ट्रस्ट नहीं बन रहा, लेकिन लैंड जो है वो खरीदी जा रही है, लेकिन जो खरीद रहा है उसको पता था, हैविंग नोटिस दैट सीट इज ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड, उसको पता था कि सी जो है वो उसमें बैठा है, ठीक है। ए मिड टू मेक एन इंक्वायरी एज टू नेचर ऑफ सीज इंटरेस्ट। उसने ए ने ये देखा ही नहीं कि सी का उसमें क्या इंटरेस्ट है। ऐसी सूरत में अगर उसने बी से वो प्रॉपर्टी खरीद ली है तो फिर ए ट्रस्टी कहलाएगा within the meaning of this act for C to the extent of his interest। ये बन गया एक कंस्ट्रक्टिव इंटरेस्ट, यानी एक ट्रस्ट क्रिएट नहीं किया गया था, लेकिन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो जो है वो ट्रस्ट जो है वो कहलाएगा। तो होप के जहाँ पे फिड्यूशियल रिलेशनशिप आ जाए और वो कंस्ट्रक्ट की जो डेफिनेशन है ट्रस्ट की वो पूरी हो जाए, तो फिर हम उसको कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट की डेफिनेशन में जो है वो ले आएंगे, ठीक है। अच्छा, और भी इसमें एग्जांपल्स आप देखिएगा। जज़ाकल्लाह, आगे चलता हूँ। ले जी, ये है साद अली थीम साहब हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, जैसा कि आपने सेक्शन 4A बताया है वॉइड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इसीलिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का राइट नहीं बनता, तो सर आगे चलकर एग्रीमेंट म्यूचुअल मिस्टेक वाले तो रेक्टिफाइड हो रहे हैं, जबकि म्यूचुअल मिस्टेक तो वाइड एग्रीमेंट है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट साद अली थीम लव फ्रॉम सिंध। देखें भाई, बात देखें, वो उसमें वर्ड पे फोकस करें, इंटेंशन की इंटेंशन देखी जाएगी। अगर उनकी इंटेंशन जो थी वो वाइड एग्रीमेंट वाली नहीं थी तो तभी तो वो मिस्टेक थी ना। कोर्ट ने देखना है कि अगर वो फर्ज करें एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट था, तो उसमें लिखा गया कि जी एक फर्ज करें एक मेडिसिन खरीदने का वो एग्रीमेंट था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट था, वैलिड था, लेकिन वो जो मेडिसिन थी उसकी जगह पे फर्ज करें लिख दिया गया चर्स, तो अब वो वाइड हो गया। तो अब अगर कोई आके कहता है कि सर ये गलती से लिखा गया है, ये तो मेडिसिन लिखना था, तो भाई अगर वो कोर्ट रेक्टिफाई उसको कोर्ट कर देती है तो वो वाइड एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो ये दो चीजों को आप आपस में जो है वो मिक्स अप ना करें, इंटेंशन देखी जाएगी। अगर कोई एग्रीमेंट बज़ाहिर वाइड एग्रीमेंट लगता है, लेकिन पार्टी का केस ये है कि सर ये वाइड एग्रीमेंट लग रहा है लेकिन इंटेंशंस पार्टीज की ये नहीं थी, इंटेंशन यूं थी, तो वो फिर अगर कोर्ट उसको रेक्टिफाई कर देती है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। ये है मरियम खान, सर माय क्वेश्चन इज इफ अ लैंडलॉर्ड वांट द पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी बैक फ्रॉम हिज टेनेंट एंड द टेनेंट रिफ्यूजेस, वेदर ही विल फाइल ए सूट अंडर सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक लॉ अंडर पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट। एक्सीलेंट क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। आगे भी किसी ने ये बात पूछी थी कि सर जरा बताइएगा कि अगर एक बंदे ने कोई पोजेशन लेना है तो क्या वो टेनेंसी एक्ट के तहत जाके दावा करेगा या सिविल कोर्ट में आएगा। बच्चों मेरी बात गौर से सुनना, अगर कोई शख्स पोजेशन रिकवर करना चाहता है तो ये देखना है कि क्या उसने रेवेन्यू कोर्ट्स में जाना है अंडर टेनेंसी एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट, या उसने सिविल कोर्ट में आना है। तो आपने उस आदमी का जो कि कब्जा चाहता है और जो कब्जे में है उसका रिलेशनशिप देखना है। मसलन मैं आपको एक बात बताता हूं, एक शख्स आके कहता है कि सर
ये मेरी प्रॉपर्टी है, चाहे ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, ठीक है सर, ये मैंने इसको वैसे दी थी, वैसे रहने के लिए, ये इस्तेमाल करने के लिए दी थी, ठीक है, तो तुम इसको इस्तेमाल करो, लेकिन सर अब ये इनकारी है, ये मुझे वापस नहीं कर रहा सर, मैं मालक हूं, मुझे ये प्रॉपर्टी वापस दिलाई जाए। बच्चों, ये टेनेंसी एक्ट नहीं है। अगर टेनेंसी होगी, टेनेंट और लैंडलॉर्ड वाला रिलेशनशिप होगा, तो टेनेंसी एक्ट के तहत जाके पोजेशन लेना है, और अगर अदरवाइज वो किसी स्पेशल एक्ट के तहत नहीं आता, तो फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 8 के तहत आपने कहां पे आना है, सिविल कोर्ट में आना है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मसलन एक शख्स ये कहता है कि सर ये मेरा किराएदार था, लेकिन ये अब मकान खाली नहीं कर रहा, तो प्लीज आप इसको कहें कि ये मेरा मकान खाली करे, ठीक है। अच्छा, अब देखें, एक बात समझे कि अब उसने पोजेशन लेना है, टेनेंसी के तहत आया, तो सबसे पहले ये देखें ये टेनेंसी कौन सी है, अर्बन प्रॉपर्टी वाली है या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वाली है। अगर वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वाली है तो फिर टेनेंसी एक्ट के तहत वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाके अपनी पिटीशन दायर करे कि मुझे इजेक्टमेंट पिटीशन दायर करे कि मुझे पोजेशन दिलाया जाए। लेकिन अगर वो रेंटेड प्रिमिसेस एक्ट के तहत अर्बन प्रॉपर्टी है, तो फिर वो जो है रेंट ट्रिब्यूनल के पास चला जाए और वहां जाके वो अपना स्पेशल जज रेंट के पास चला जाए और वहां जाके वो अपनी पिटीशन दायर करे कि जनाब मुझे इससे जो है वो पोजेशन लेके दी, ठीक है। लेकिन अगर वो ये कहे कि सर इसने मुझसे कब्जा छीन लिया, तो अब कोई रिलेशनशिप नहीं टेनेंट लैंडलॉर्ड का। अब आप यहाँ इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत आएंगे या आप सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आएंगे, लेकिन अब आप रेवेन्यू कोर्ट में नहीं जा सकते। तो होप कि मेरा क्रक्स बताने का ये है बच्चों कि आपने कहाँ पे दायर करना है, ये डिपेंड करता है कि किस रिलेशनशिप के तहत दूसरी पार्टी काबज है। अगर वो नजायज़ काबज है तो आप सिविल कोर्ट में आएंगे, अगर वो किसी टेनेंसी एक्ट किसी एक्ट के तहत काबज है तो उस एक्ट में जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जाएगा। जज़ाकल्लाह। आगे चलते हैं। नकवी एडवोकेट हैं, कहते हैं जी ग्रेट सर, सॉरी फॉर लेट क्वेश्चन। सर क्या कोशूरर के अगेंस्ट सेक्शन 9 का दावा हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस पे मैं रोज ऑर्डर करता हूं। बच्चों याद रखो, अगर तो एक को शेयरर ने दूसरे को शेयरर से कब्जा छीन लिया तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि वो जो है वो को शेयरर है या नहीं है, फिर वो सेक्शन 9 का दावा कर सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर उसने फर्ज करो वरासी जायदाद थी और एक भाई जो है सारी प्रॉपर्टी पे काबज है और दूसरा अपना शेयर लेना चाहता है, तो अब एज ए को शेयरर उसके अगेंस्ट जो है वो सेक्शन 9 का दावा नहीं हो सकता। अब नो सूट लाइज अगेंस्ट अ को शेयरर एक्सेप्ट अ सूट फॉर पार्टीशन, ये है 2004 MLD पेज 1844 और 2016 YLR पेज 1300। दोबारा बताता हूं, अगर तो आप एज ए को शेयरर एक को शेयरर से कब्जा लेना चाह रहे हैं तो फिर आप दावा नहीं कर सकते सेक्शन 9 का। लेकिन अगर आप उसको एज ए ट्रेसपासर गिन रहे हो और आप ये कह रहे हो कि सर को शेयरर वाली बात नहीं है, इसने मुझसे स्नैच कर लिया है, तो आप कर लो, फिर आपका दावा मेंटेनेबल है। एक और क्वेश्चन है, ये है शाजिया निसार। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड सर, काइंडली गाइड मी दावा दखलियाबी किस सेक्शन के अंडर फाइल होगा और बेदखली का केस किस सेक्शन के अंडर फाइल होगा। ये उर्दू टर्म कंफ्यूजिंग है भाई, दखलियाबी का मतलब होता है पोजेशन, तो यही तो आप पढ़ रही हैं सेक्शन 8 सेक्शन 9, और जो दखलिया बेदखली है वो भी यही है कि किसी को निकाल दिया जाए। दखलियाबी का मतलब ये है कि माई सूट इज फॉर पोजेशन, तो अब किस सेक्शन के तहत होगा वो हमने पीछे डिस्कस किया है कि अगर वो किसी स्पेशल लॉ के तहत वो उस पोजेशन में है, जैसे टेनेंसी एक्ट के तहत है, जैसे पंजाब रेंटेड प्रिमिसेस एक्ट के तहत वो दूसरा बंदा काबज है, तो फिर आप उस लॉ के तहत जाके कब्जा लेंगे। अदरवाइज अगर वो बंदा जो है आपने उससे कब्जा लेना है तो सेक्शन 8 CPC के तहत आएगा, और अगर उसने कब्जा आपसे छीन लिया है तो आप सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है वो दावा करेंगे। जज़ाकल्लाह।
एक और आ गया दावा, और वो एक और क्वेश्चन आ गया, और वो ये है, सर व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन राइट एंड टाइटल कीपिंग इन व्यू द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 8 एंड 9 ऑफ स्पेसिफिक लीफ एक्ट। देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप लोग, बच्चों मेरी बात सुनो। आ राइट इज क्रिएटेड बाय अ टाइटल, ठीक है। सो या दूसरे अल्फाज में ये समझ लो कि अगर टाइटल को भी आपने एक राइट कंसीडर करना है तो फिर टाइटल जो है उसका स्कोप वाइडर है। अब सेक्शन 8 और 9 के रेफरेंस से आपको बताने लगा हूं कि फर्ज करें पोजेशन है ना, पोजेशन है, मैं उसका ऑनर हूं, ये एक राइट है, ठीक है, ये क्या है, ये एक राइट है, और उस ओनरशिप की बुनियाद पे मुझे वो पोजेशन मिलना चाहिए, ठीक है, ये मेरा राइट है, राइट टू पोजेस दैट प्रॉपर्टी, वो ये एक राइट है, ठीक है। जब सेक्शन 8 की बात होगी तो आप कहेंगे कि फर्स्टली आई हैव द राइट ऑफ ओनरशिप, यानी टाइटल है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई हैव अ राइट टू टेक बैक द पोजेशन, ठीक है। लेकिन जो सेक्शन 9 है वहां पे नो क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप, नो क्वेश्चन ऑफ टाइटल, ओनली क्वेश्चन ऑफ पोजेसरी राइट, कि मेरा ये राइट था, फंडामेंटल राइट था कि मैं उस प्रॉपर्टी को अपने तरीके से इस्तेमाल करता, चाहे मैं नजायज काबज था, लेकिन इसने मुझे इलीगली डिस्पोजेस किया, लिहाजा मुझे वो वापस दिलाया जाए पोजेशन। तो ये राइट एंड टाइटल विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन आ गया, ये गोहर मेहदी साहब हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहे हैं कैन वी गेट पोजेशन ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, देयर इज नो बार ऑन रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चर लैंड, नो बार, बट बार इज इन रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप, कि देखना ये है कि दूसरा बंदा किस कैपेसिटी में काबज है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का इशू नहीं है। देखें, अगर वो एज ए टेनेंट बैठा हुआ है तो फिर आप यहाँ टेनेंसी एक्ट के तहत जाएंगे, यहाँ पंजाब रेंटेड प्रिंसेस एक्ट के तहत जाएंगे। लेकिन अगर वो उस पर वैसे बैठा हुआ है, नजायज काबज है, तो यहाँ आप सेक्शन 8 के तहत आएंगे, यहाँ आप सेक्शन 9 के तहत आएंगे। तो इट इज द रिलेशनशिप, इट इज द कैपेसिटी ऑफ relationship of the plaintiff and defendant which decides the jurisdiction of the court, and not the nature of the property which decides the jurisdiction of the court, या which decide कि सेक्शन 8 और 9 का दावा होना है या नहीं होना है। तो ये बार बार आप लोग पूछ रहे हैं, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन अगर आपने सेक्शन 8 के तहत लेना है तो देखना ये है कि किसी स्पेशल लॉ के तहत बार तो नहीं है। अगर कोई स्पेशल लॉ उसके बारे में रेमडी अवेल कर रहा है तो फिर उस लॉ के तहत आपने जाके पोजेशन लेना है, नहीं तो आप सेक्शन 8 या सेक्शन 9 का दावा करेंगे। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। ये हैं जी गफूर अब्बास साहब, ये कहते हैं रिस्पेक्टेड सर, अस्सलाम वालेकुम, टू मच क्लैरिटी आई कलेक्टेड आफ्टर गोइंग थ्रू योर लेक्चर, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस, माय क्यूरीज प्लीज। फर्स्ट, if suit is for recovery of possession for a trust property under section 8 or section 11 specific relief act, what about limitation period of both suits? ठीक है। एंड सेकंड पोजेशन इज सेक्शन 56 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेक्शन 13 स्पेसिफिक लीव एक्ट, प्लीज लिंक बता दें इन दोनों का कि कौन सा सेक्शन प्रेवलेंट है रहेगा, थैंक्स सर। अच्छा, जहां तक आपका पहला क्वेश्चन है ना, तो भाई वो आप लिमिटेशन एक्ट देखें, उसका आप आर्टिकल 141, 142, 143, 144 है शायद, वो आप देखें, वहां पे लिमिटेशंस लिखी हुई हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी की आई थिंक 3 इयर्स है, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी जो है वो आर्टिकल 142 या 144 है, उसके तहत कितनी है, 12 साल है। 12 साल के अंदर अंदर आप पोजेशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दूं कि लिमिटेशन एक्ट बार द रेमेडी एंड नॉट द राइट,
ठीक है। तो ये एक जजमेंट शरीयत कोर्ट की आई, उसमें ये होल्ड किया गया कि सेक्शन 128 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज अगेंस्ट दी इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम, कि अगर 12 साल के अंदर एक बंदे ने अगर पोजेशन नहीं लिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो कोई बात नहीं, वो अब वो पोजेशन नहीं ले सकता, यानी बार द रेमडी, लेकिन वो हमेशा मालक उस प्रॉपर्टी का जो है वो रहेगा। एनी हाउ उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का जो था वो जवाब था। अच्छा, इसके लिए ना हम पहले सेक्शन 13 को देख लेते हैं। वो क्या कहता है? Contact of which this subject has partially ceased to, notwithstanding anything contained in section 56 of Contract Act. Notwithstanding anything contained in section 56 of Contract Act का मतलब ये है कि भाई आप सेक्शन 56 को थोड़ी देर के लिए ज़हन से निकाल दो, ठीक है। आगे, a contract is not wholly impossible of performance because a portion of subject matter existing at the date has ceased to exist at the time of performance, ठीक है। अच्छा, अब इसको जरा यहीं पे ठहरे, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो सेक्शन 56 देख लें। वो कहते हैं एग्रीमेंट टू डू नहीं, सेक्शन 56 है, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड, ठीक है। अच्छा, अब दोनों का कंबाइन इफेक्ट क्या है? कंबाइन इफेक्ट ये है भाई कि सेक्शन 56 ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट मैटर नहीं रहा, अगर सब्जेक्ट मैटर नहीं रहा तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। ये देखें, ये कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड बिकमिंग इम्पॉसिबल, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली इफेक्ट कहता है कि जहां पे आधा इम्पॉसिबल हो गया है और आधा जो है वो परफॉर्म हो सकता है, उस सूरत में आधे की परफॉर्मेंस होगी। मसलन मैं आपको बताता हूं, एक शख्स ने एक 10 कनाल प्रॉपर्टी बेचने का एग्रीमेंट किया, ठीक है। तो वो 10 कनाल जो प्रॉपर्टी है वो दरिया में शामिल होगी, यानी दरिया का हिस्सा बन गई, तो सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया। तो अब सेक्शन 13 भी नहीं अप्लाई होना, क्योंकि ये तो पार्शली की बात करता था, तो अब सेक्शन 56 अप्लाई होगा। अच्छा, अगर फर्ज करें 5 कनाल दरिया का हिस्सा बन गई, तो अब 5 कनाल की हद तक जो है वो 56 जो है वो अप्लाई होगा, लेकिन 5 कनाल की हद तक ये जो सेक्शन 13 है इसके तहत उसकी परफॉर्मेंस हो सकती है। तो सेक्शन 13 का क्रक्स ये है कि जहां पे पूरा जो सब्जेक्ट मैटर है वो जाया नहीं हुआ, पार्शली जाया हुआ है, तो आप सेक्शन 56 का सहारा लेके ये नहीं कहेंगे कि अब परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती, जितना रह गया है उसकी परफॉर्मेंस होगी। ये है सेक्शन 13। होप कि आपको समझ आ गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जिया खान साहब हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, whether the suit for specific performance of contract is maintainable on the basis of unregistered agreement to sell. Please reference may be made with section 17 of Registration Act, Punjab Amendment Act 2018. एक्सीलेंट क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन बच्चों। देखो मेरी बात सुनो, ये क्या है, ये क्या है कि याद रखिएगा कि एक एग्रीमेंट टू सेल जो होता है ना, वो कोई राइट क्रिएट नहीं करता। एन एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट क्रिएट एनी राइट और टाइटल एक्सेप्ट अ राइट, एंड दैट राइट इज टू फाइल अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जो अच्छा, एक एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट क्रिएट एनी राइट और टाइटल, क्यों नहीं वो को राइट क्रिएट करता? क्योंकि सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट ये कहता है कि किसी भी जो वो है, किसी भी 100 रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी का जो है वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है। एक तो ये बात हो गई कि रजिस्टर्ड होना जरूरी है, दूसरा ये है कि वो एग्रीमेंट वो इसलिए है कि अभी उसमें कंसिडरेशन पूरी पे नहीं हुई, तो जब तक वो कंसिडरेशन उसकी पूरी नहीं होगी, वो रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं मिलेगी, वो दूसरी पार्टी के फेवर में राइट क्रिएट नहीं करेगी, या दूसरे अल्फाज में दैट इज ओनली ए प्रॉमिस टू
make a contract. An agreement only a promise to complete the contract but is not a complete contract. तो जब तक वो complete contract है ही नहीं, ठीक है, तब तक वो जो है वो को राइट जो है वो क्रिएट जो है वो नहीं करेगी। और इसके साथ आप सेक्शन जो है वो भी देखें, सेक्शन 49 भी देखें रजिस्ट्रेशन एक्ट का, जो कहता है कि अगर एक डॉक्यूमेंट जो है वो मसलन रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे किसी से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो सेल डीड रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर सेक्शन 17 के तहत ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है सेक्शन 17 के तहत, तो वो रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं कहलाएगी, बल्कि वो एक एग्रीमेंट कहलाएगा। और एग्रीमेंट के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि वो कोई राइट जो है वो क्रिएट जो है वो नहीं करता। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपने अमेंडमेंट का कहा है 2018 में जो अमेंडमेंट आई है उसके हवाले से आपने जो बात की है, तो 17A कोई सेक्शन जो है वो शामिल नहीं हुआ जहां तक मुझे इल्म है, लेकिन सेक्शन 17 में उन्होंने 2 अमेंडमेंट्स किए हैं। तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए वो उसके ऊपर ले चलता हूं, अगर आप इसको देख सकें तो ये देखें। सबसे पहले तो उसने एक यहाँ पे ये अमेंडमेंट की है, an instrument which grant power to an attorney or which constitute an agreement to create, declare, assign, limit or extinguish by way of sale any right, title or interest of value of 100 rupees and upward or to immovable property। तो सबसे पहले तो यहाँ से ये पता चलता है कि शायद कोई भी ऐसा एग्रीमेंट हो जो कि कोई राइट क्रिएट करता है, यानी जैसे एग्रीमेंट टू सेल है तो वो यानी वो राइट क्रिएट करेगा, तो इसका मतलब है हम फिर उसकी बुनियाद पे जो है वो डिक्लेरेशन का दावा जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इसको मिला के पढ़ेंगे आप नीचे, उन्होंने जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 है और उसमें जो अमेंडमेंट की है ना उन्होंने, उसमें देखें इसमें वो वाजे कर रहा है, वो कह रहा है एनी डॉक्यूमेंट, यानी ये वो राइट क्रिएट नहीं करेगा, एनी डॉक्यूमेंट नॉट इटसेल्फ क्रिएटिंग, डिक्लेयरिंग, असाइनिंग, लिमिट और एक्सटिंग्विश एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ 100 रुपीज एंड अपवर्ड आर टू इमूवेबल बट मेयरली क्रिएटिंग अ राइट टू ऑब्टेन अनदर डॉक्यूमेंट। देखो वो वाजे कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर एक आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जो सिर्फ एक प्रॉमिस है टू ऑब्टेन अनदर एग्रीमेंट, मसलन रजिस्टर्ड सेल डीड करवाई जाए, उसके लिए जो एक एग्रीमेंट है वो कोई राइट क्रिएट नहीं करेगा। ये कौन कह रहा है? ये जो सबसेक्शन 2 है, जो सबसेक्शन 2 है उसका क्लास 5 जो है वो ये बात कह रहा है। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है कि एक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो ऑन द बेसिस, सॉरी मैं समझा डिक्लेरेशन आपने लिखा है, सॉरी ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज मेंटेन ऑन द बेसिस ऑफ अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल। यस, बिल्कुल वो मेंटेनेबल है भाई, वो मेंटेनेबल है, ठीक है, वो क्योंकि वो क्लास 2 में से निकल गया है, ठीक है। तो मैं समझा शायद आप डिक्लेरेशन का कह रहे हैं, जो मैं कह रहा था वो मेंटेनेबल नहीं है। वो अगर आपका ये क्वेश्चन होता कि क्या एक डिक्लेरेशन का दावा किया जा सकता है उसकी बुनियाद पे, एग्रीमेंट अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे, तो उसका जवाब ये था कि नो दैट डज नॉट क्रिएट एनी राइट और टाइटल। लेकिन यहाँ पे रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड वाली जो है वो कोई बात नहीं है, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर सकते हैं। इवन वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड क्या वो ओरल हो तो आप ओरल एग्रीमेंट की बुनियाद पे भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर सकते हैं। अब एक और है अल्हम्दुलिल्लाह, ये है अफीफा आफ्ताब साहबा, वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑल क्लियर रिस्पेक्टेड सर एक्सेप्ट सेक्शन 26-27A। तो अगर आप इसको वो कर देते, क्लियर कर देते अपनी वो क्यूरी को, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता कि मैं आपको बताता कि आपको यानी जिस चीज़ की, जिस पॉइंट की आपको समझ नहीं आई वो आप बताते, तो मैं इजीली उसको जो है वो कवर करता, ठीक है। एनी हाउ, अच्छा सेक्शन 26 और वो जो 27 ये आपने कहा है, उसको समझाने से पहले ना मैं चाहूंगा आप एक दफा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ना वो आप उसकी स्कीम के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर आए, तो आप जरा देखिएगा कि इसमें पार्ट 2 जो है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पार्ट 2 और चैप्टर 1 ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन, चैप्टर 2 के ऊपर आए आप।
चैप्टर 2 ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अंदर जो ए है वो है अ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। तो क्लॉज ए जो है वो क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। अच्छा बच्चों, अगर पेपर में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और अगर तो वो ये कहे cases which in which specific performance इन्फोर्सेबल और कैन नॉट इन्फोर्सेबल, फिर यहाँ तो वो सेक्शन 12 होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट इन विच मे बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, तो उस सूरत में फिर आप देखिए क्लास ये जो है ये सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 20 तक है। तो फिर हम इसको मिला के वहां पे जो है शॉर्टली लिखेंगे। तो जरा इंडेक्स को गौर से देख लिया करेंगे पेपर में वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर केसेस पूछे तो फिर एक ही सेक्शन काफी है, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स विच में भी यानी हेड की सूरत में पूछ रहा है, फिर आपने वो सारे का सारा जो है उसको जो है वो लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, इसका ये क्या कहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जिनकी परफॉर्मेंस हो सकती है, ये कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 20 तक चलेगा। और बी जो है वो ये है वो कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्स नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, सी जो है कि वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो उसको इन्फोर्स करवाती है या नहीं करवाती। लेकिन जो डी है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉर होम कॉन्ट्रैक्ट में भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, क्या मतलब, जहां पे प्लेंटिफ जो है उसके हक में वो क्या हो सकता है, डिक्री हो सकता है। फॉर होम लोकल स्टैंड आए की बात हो रही है कि कौन एक इन्फोर्समेंट मांग सकता है या जिसके लिए मांगी जा सकती है। और जो डी है वो कहता है फॉर होम कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, यानी कौन प्लेंटिफ नहीं हो सकता, ठीक है, और कौन उसमें प्लेंटिफ हो सकता है। यही मतलब है ना कि जिसके लिए इन्फोर्स किया जा सकता है वो प्लेंटिफ होगा, और जिसके लिए नहीं किया जा सकता उसका मतलब वो प्लेंटिफ नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो 26 है ना, वो ये क्लास एफ है, वो फॉर होम कॉन्ट्रैक्ट कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स एक्सेप्ट विद वेरिएशन। इसका मतलब ये है कि ये सेक्शन 26 एक ही सेक्शन है, वो बात उसकी कर रहा है कि जहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इस कंडीशन के साथ इन्फोर्स हो सकता है, इस कंडीशन के साथ इन्फोर्स हो सकता है कि कि उसमें वेरिएशन की जाए। अब वो वेरिएशन क्या है, उसके लिए फिर आप वो सेक्शन 26 को देखें, उस पर मेरा वो जो लेक्चर है चौथा, उसको आप सुने। तो वो वैसे मैं आपको बता देता हूँ सेक्शन 26 बेसिकली क्या है। सेक्शन 26 बेसिकली ये है बच्चों कि जहां पे प्लेंटिफ बदनीयत था, ठीक है, जहां पे वो बदनीयत था, उसने कोई हैंकी फैंकी की है कॉन्ट्रैक्ट में, तो अब अगर वो उसकी परफॉर्मेंस चाहता है तो वो पहले वो हैंकी फैंकी दूर करे, वो वेरिएशन दूर करे जो कि उसने थ्रू फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन की है। यही बच्चों सेक्शन 26 है जो कहता है नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन वेयर प्लेंटिफ सीक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग टू विच द डिफेंडेंट सेट अप अ वेरिएशन, ठीक है, द प्लेंटिफ कैन नॉट ऑब्टेन द परफॉर्मेंस सॉट एक्सेप्ट विद वेरिएशन सो सेट अप इन द फॉलोइंग नेमली, यानी प्लेंटिफ कहता है परफॉर्म करो, डिफेंडेंट कहता है ये वाली वेरिएशन करो, ये जो तुमने हैंकी फैंकी की हैं, तो प्लेंटिफ उसी सूरत में परफॉर्मेंस करवा सकता है अगर वो वेरिएशन कर दे। मसलन मैं आपको एक पढ़ के भी बताता हूँ, वेयर बाय फ्रॉड और मिस्टेक ऑफ फैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच परफॉर्मेंस इज सॉट इज इन टर्म ऑफ डिफरेंट फ्रॉम दैट विच डिफेंडेंट सपोज्ड टू बी व्हेन ही एंटर्ड इनटू। देखो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ये था कि वो उसको 2 घर जो हैं वो 1 लाख रुपए में देगा, ठीक है। तो प्लेंटिफ ने क्या हैंकी फैंकी की कि उसने ये किया कि उसने उसमें ईच लिख दिया, यानी बोथ हाउस आर सोल्ड इन कंसिडरेशन ऑफ ₹1 लाख ईच। ये ईच वाला वर्ड जो है ना वो प्लेंटिफ ने हैंकी फैंकी की और उसमें लिख दिया। डिफेंडेंट कहता है मेरी बात सुनो, अगर परफॉर्मेंस करवानी है ना तो ईच वाला वर्ड उड़ाओ बीच में से। तो सेक्शन 26 कहता है कि ठीक है, अब प्लेंटिफ अगर ये मान जाए कि हाँ जी ये ईच वाला वर्ड निकाल दो तो परफॉर्मेंस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो बच्चों आगे में अगर वो सारा शुरू हो गया तो वो तो फिर काम खराब हो जाएगा। आप अगर स्पेसिफिकली मुझसे पूछते तो मैं आपको बताता कि वो क्या है। इसी तरह हम सेक्शन 27 और उससे पहले हम उसका वो देख लेते हैं, उसका इंडेक्स क्या है सेक्शन 27 का, वो ये है
अगेंस्ट होम, ये किसकी बात हो रही है? डिफेंडेंट की। कॉन्ट्रैक्ट में बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, यानी ये डिफेंडेंट्स की बात कर रहा है कि जिनके अगेंस्ट कोर्ट जो है वो क्या करेगी? परफॉर्मेंस देगी। और सेक्शन 27 क्या है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन केस ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज। ये उन सर्कमस्टांसिस की बात करती है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज होगा और पार्टली परफॉर्म हो चुका होगा, तो उस सूरत में कोर्ट फिर उसको क्या करेगी? डिक्री करेगी, बावजूद इसके कि वो सेक्शन 17 जो है स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का, उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको एक दफा हम देख भी लेते हैं सेक्शन 27 को भी। ये specific in case of part perform contract of subject to the provision of the chapter where contract to lease immovable property is made in writing signed by the party thereto or on behalf either party may notwithstanding their though required to be registered has not been registered, चाहे उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ, सूद अदर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो दूसरे के खिलाफ केस कर सकता है। और उसकी आगे जो दो कंडीशंस है वो कहाँ दी हुई है? वो यहाँ पे दी हुई है। तो होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब एक मंजर हुसैन साहब है, जज़ाकल्लाह रिस्पेक्टेड सर, सेक्शन 27C को एक्सप्लेन कर दें, ये समझ नहीं आया। सेक्शन 27A, सेक्शन 27A क्या है जी? ये हैं, ये तो बड़ा इजी है। रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम बाय सबसीक्वेंट टाइटल्स। आपने क्या क्वेश्चन किया है? अच्छा सी किया, 27C रिलीफ। अच्छा सबसे पहले टाइटल पढ़े, अगेंस्ट होम कॉन्ट्रैक्ट में भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, यानी ये डिफेंडेंट की बात हो रही है जिनके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी जा सकती है। सबसे पहले क्या है? relief against parties and person claiming under them by subsequent except otherwise provided by the specific performance of contract may be enforced against either party thereto, यानी वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थी उसके खिलाफ परफॉर्मेंस हो सकती है। यहाँ any other person claiming under him by a title arising subsequent to the contract except a transferee for value who has paid his money in good faith and without notice of the original contract। अच्छा ये क्या है? ये है, देखिए परफॉर्मेंस हो सकती है एक डिफेंडेंट के या उस बंदे के खिलाफ जिसने उसको वो प्रॉपर्टी आगे दे दी है। यानी मतलब मैं हूं ना, मैंने एक पार्टी से एग्रीमेंट किया, ए ने बी से एग्रीमेंट किया खरीदने का, और बी ने वो प्रॉपर्टी आगे दे दी किसको? सी को। तो ये पहला तो ये है ना कि ए बी के खिलाफ कर सकता है, और दूसरा ये है कि ए सी के खिलाफ भी कर सकता है जिसने आगे खरीद ली है। लेकिन उसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर वो जिसने खरीदी है उसको ये पता ही नहीं था, यानी ही इज अ बोनाफाइड परचेजर फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस, यानी उसको इल्म ही नहीं है कि उसने पहले भी जिससे उसने खरीदी उसने पहले भी किसी को बेचने का एग्रीमेंट किया हुआ है, तो उस सूरत में वो उसके अगेंस्ट इन्फोर्समेंट जो है वो नहीं हो सकती। मैं आपको आम ये बताता हूँ ये क्या है। ये है कि आमतौर पे ना एक प्रॉपर्टी दिखा के, एक प्लॉट दिखा के एक प्रॉपर्टी पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि ठीक है जी ये लो टोकन हो गया, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, ठीक है। उसके बाद वो पार्टी फ्रॉड क्या करती है कि वो वही प्रॉपर्टी जो है वो एक तीसरे बंदे को भी भेज देती है और उसको थ्रू रजिस्टर्ड सेल डीड भेज देती है, ठीक है। अब क्या है कि अब वो पार्टी जो है जो जिसने पहले एग्रीमेंट किया था वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आती है, तो वो इस पार्टी के अगेंस्ट भी कर सकती है जिसने एग्रीमेंट किया था, और वो उस पार्टी के अगेंस्ट भी कर सकती है जिसने वो रजिस्टर्ड सेल डीड की थी, उसके अगेंस्ट भी परफॉर्मेंस हो सकती है। लेकिन नहीं परफॉर्मेंस होगी अगर वो बंदा जिसने रजिस्टर्ड जो सबसीक्वेंट परचेजर है और जिसने बाद में रजिस्टर्ड सेल डीड के तहत खरीदी है वो ये साबित कर दे कि जनाब मैं नेक नियत बंदा हूं, मैंने पैसे दे के कब्जा लेके और फिर मैंने ये खरीदा है, मुझे तो पता ही नहीं ये पहले इकरारनामा हुआ था। तो होप कि आपको समझ आ गई,
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सी, any person claiming under a title which though prior to the contract and known to the plaintiff might have been displaced by the defendant। ये बड़ा इजी है, यही आपका क्वेश्चन था ना। ये है कि देखिए मेरी बात सुने, कि वो मैंने आपसे कहा आपने मोबाइल बेचना है, ठीक है। अच्छा, आप जो थे ना, आप मेला फाइडी थे, आपका था ही नहीं वो मोबाइल, आपके किसी रिश्तेदार का था, ठीक है। तो आपने कहा हाँ हाँ बेचना है, तो वो एक एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। बाद में आपने कहा जी के वो क्या कहते हैं, अच्छा बाद में आप वाकई उसके मालिक बन गए, बाद में आप वाकई उसके मालिक बन गए, तो मैंने आपके खिलाफ केस कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। आपने कहा कि जज साहब ये देखें रिकॉर्ड, जब ये एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त तो मैं अभी मालिक ही नहीं बना था, तो ये एग्रीमेंट नहीं हो सकता। कोर्ट कहेगी नहीं, अब तो मालिक बन गए हो ना, अब तो मालिक बन गए हो ना, चलो अब इसको मोबाइल जो है वो दो। या इस तरह बताता हूँ, एक शख्स ने क्या किया कि मसलन मैंने आपके साथ एक कांटेक्ट किया एक प्रॉपर्टी परचेज करने का, ठीक है। तो उस वक्त आप मालिक ही नहीं थे, आपका वालिद मालिक था। सॉरी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी की बात कर रहा हूँ। मैंने किसी से खरीदी तो वो उसने मुझे बेच तो दी, लेकिन वो उस वक्त मालिक ही नहीं था। बाद में उसके वालिद की डेथ हुई तो वो मालिक बन गया। तो अब वो ये नहीं कह सकता कि सर मैं उस वक्त जो था वो मालिक ही नहीं था। कहने का मतलब ये है कि एक बंदे का अगर टाइटल ना हो या वक्ती तौर पे उसका टाइटल ना हो, लेकिन बाद में टाइटल हो जाए, तो वो उसकी परफॉर्मेंस से इनकार नहीं कर सकता। अब हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। एक्सेप्ट एज अदरवाइज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन्फोर्स अगेंस्ट एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर ए टाइटल, जिसकी फेवर में टाइटल हो, दो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट known to the plaintiff, चाहे उससे पहले might have been displaced by the defendant, चाहे वो टाइटल उससे खो चुका था उस वक्त जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये 27C था, वो क्या आपको समझ आ गई। अब हम एक और देखते हैं, ये है बख्तावर राजपूत, और ये कहते हैं सर रिमाइंडर मैन रिवर्जन इन पोजेशन एंड रिवर्जन इन रिमाइंडर को प्लीज एक्स्ट्रा एग्जांपल के साथ क्लियर कर दें, स्टिल इन डाउट। बहुत इजी है। सबसे पहले आप देखें कि रिमाइंडर मैन क्या है। देखें, मेरी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और मैंने ये बात कही कि ये प्रॉपर्टी जो है ये मैं देता हूँ किसको, आपको, ठीक है। लेकिन मैंने शर्त ये लगा दी कि मेरी जिंदगी के बाद, मेरे मरने के बाद, ये प्रॉपर्टी जो है इसका कब्जा और इसकी मलकियत चली जाएगी एबीसी को। एबीसी कोई तीसरा बंदा है। तो भाई जब मैं मर जाऊंगा या जब जिसने प्रॉमिस किया जब वो नहीं रहेगा, तो वो प्रॉपर्टी वापस जिस बंदे को जाएगी उसको कहेंगे रिमाइंडर मैन। रिमाइंडर मैन से मुराद है बचा खुचा जिसको जो है वो जाएगा। तो ये वाला कोई इतनी मुश्किल टर्म नहीं थी रिमाइंडर मैन वाली, ये तो बड़ी सिंपल थी। अच्छा, अब हम देखते हैं रिवर्जन इन पोजेशन एंड रिवर्जन इन रिमाइंडर मैन से क्या मुराद है। बच्चों, अगर आपको मैं सिंपल रिमाइंडर और रिवर्जनर में फर्क बता दूं ना, तो फिर आपको ये तीनों टर्में खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। जो रिमाइंडर मैन है ना, वो ये है कि एक इंटरेस्ट जो है वो थर्ड पर्सन को ट्रांसफर हो जाए। एक बंदे की लाइफ के बाद उसके बाद वो किसको चला जाए। मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी बी को देता हूँ, और बी और मेरे ना होने की सूरत में ये प्रॉपर्टी जो है वो बी से किसको चली जाएगी, सी को। तो इसको क्या कहेंगे, रिमाइंडर मैन। इसको क्या कहेंगे, रिमाइंडर मैन, ठीक है। अच्छा, और रिवर्जनर क्या है, वो ये है कि मैं ये कहता हूं कि भाई कि मैं ये प्रॉपर्टी बी को देता हूं, लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा तो ये प्रॉपर्टी या ये पोजेशन मुझे ही वापस आ जाएगा, ठीक है। यानी मुझे ही वापस आ जाएगा, या मेरी जो औलाद होगी, सॉरी
अगर मैं नहीं रहूंगा तो रिवर्जनर का मतलब उसी बंदे को वापस आना। रिवर्जनर का मतलब क्या है? उसी बंदे को वापस आना या उसकी दूसरी नस्ल को, तीसरी नस्ल को वापस आना। यानी वो क्या कहते हैं, बुद्धू लौट कर घर को आए, कि उसने वहीं पे वापस आना है, ये है रिवर्जनर। लेकिन अगर वो किसी तीसरे बंदे के पास जा रहा है, राइट, तो वो होगा रिमाइंडर, वो होगा रिमाइंडर। ठीक है, तो अब अगर आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गई, तो अब आपको समझ आना चाहिए कि रिमाइंडर मैन तो ये है कि भाई वो किसी तीसरे को राइट चला गया। रिवर्जनल इन पोजेशन से मुराद ये है कि एक बंदे ने पोजेशन दिया था, लेकिन ड्यू टू आफ्टर इज लाइफ वो पोजेशन उसको या उसकी औलाद को वापस आ गया। और एक है रिवर्जनर इन रिमाइंडर। ये क्या है? देखें, मैं ये कहता हूं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मैं बी को दे रहा हूं। जब मैं नहीं रहूंगा तो ये प्रॉपर्टी जो है वो चली जाएगी सी को या उसके लीगल एयर्स को। अगर सी भी नहीं रहेगा तो उसके लीगल एयर्स को चली जाएगी। तो सी खुद रिमाइंडर मैन हो गया। और रिवर्जनल रिमाइंडर मैन का मतलब क्या है कि अगर सी, वो क्या कहते हैं, अगर वो नहीं रहा वो रिमाइंडर मैन, तो उसके आगे जो औलाद होगी उसको चला जाएगा। तो मेन जो डिफरेंस है दोनों में, वो रिमाइंडर मैन और रिवर्जनर में, वो ये है कि रिमाइंडर मैन की सूरत में राइट किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर होता है, जबकि रिवर्जनर की सूरत में राइट जो है वो जैसे एक गेंद बॉल के साथ फेंके, दीवार की तरफ फेंके, तो वो लौट के उसी सिमत में वापस आती है, तो उसको कहेंगे रिवर्जनल। होप कि आपको इसकी समझ आ गई। उसके बाद है एक क्वेश्चन है, ये हैं आयशा आशु, ये बहुत एक्टिव हैं और आई एम वेरी होपफुल अबाउट दिस पर्सनैलिटी कि ये इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छी स्टेज पे होंगी। रिस्पेक्ट सर, सेक्शन 45 से लेके 55 तक सेक्शन ओमिटेड है मेरे पास, प्लीज इनको थोड़ा गाइड कर दें, इसको क्या करें? ये वाकई ओमिटेड है तो क्या मैंने पढ़ाए हैं आपको? नॉट एट ऑल। तो ये वाकई ओमिटेड हैं, इनको आप इग्नोर करें। ये 1981 में जो है वो ओमिट हो चुके हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह डियर एस्पिरेंट्स, आपकी क्यूरीज का आंसर हो गया। और अब आप में से वो लोग जो क्यूरीज का नहीं पुट कर सके, वो इस लेक्चर के नीचे, इस के नीचे वो कंटिन्यूली अपनी क्यूरीज पुट करेंगे। और जब काफ़ी सारी क्यूरीज होंगी तो मैं स्पेसिफिकली फैक्ट पे 7वां लेक्चर शेयर कर दूंगा, और उसमें हम जो आपका क्यूरीज और आंसर्स वाला जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और प्लीज़ मेरी वालदा के लिए एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ दें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और एक और चीज़, प्लीज़ प्लीज़ अप्रिशिएट करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।